Hello students, welcome back to Blade Learner K12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. Today we are going to start our next chapter which is human reproduction. In this video, first of all we will study about some important terms and then about male reproductive system. So let's start with some important terms. First is gametogenesis. जेनेसिस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज गैमीट यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी वैसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। पहला होता है मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज ओवम और इसी को एग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी स्पर्म का ट्रांसफर फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यहाँ नाम से ही लग रहा था इन एंड सेमिनेशन यानी सीमेन का ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन, वेरी सिंपल टर्म, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। नेक्स्ट इज गेस्टेशन इज न्यू टर्म फॉर यू। गेस्टेशन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है और एम्ब्रियो का जो भी डेवलपमेंट होगा फर्दर, उस प्रोसेस को हम लोग गेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। सारे वर्ड्स आप लोग यहाँ पर जानते हैं, लेकिन बस जो एक प्रॉपर टर्म होता है सबके लिए वो बस आप लोगों के लिए थोड़ा न्यू है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है उसका अटैचमेंट इनटू यूट्राइन वॉल। ठीक है, ये होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ये आप लोगों के लिए नया टर्म लग रहा है, ये आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि यूट्राइन वॉल से ये ब्लास्टोसिस्ट आकर अटैच कर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। विद इन 72 आवर्स ये होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक चीज इसमें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपने कहा था स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है ये एक आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, कंटिन्यूस टिल डेथ। ठीक है, और ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज रुक जाता है, स्टॉप्स एट एज 50। ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स के एज में ओवम का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या है, इसमें क्या क्या होता है? टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया। इस सारे टर्म्स को यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपने पहले 10th क्लास में भी इस चीज को पढ़ा होगा, लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ नाम सुना होगा ये सब। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों इसको कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्योंकि इसमें यही वो ऑर्गन है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। टेस्टिस जो होता है वो 1 पेयर होता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। देखिए कहाँ सिचुएटेड होता है ये? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसके बाहर होता है। और किस में होता है ये? स्क्रोटम में होता है। होता है क्या है कि जब ये देखिए 7th मंथ, ये क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई जो
मेल बेबी होता है जब वो मदर के यूट्रस में होता है और जब वो 7th मंथ का होता है, उसी टाइम में क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है ना, ये एब्डोमेन से निकलकर स्क्रोटम में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर से कम 2 डिग्री या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर इसको कम चाहिए होता है। ठीक है, यानी कितना हो गया 35 डिग्री, यानी 35 से 35.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये टेम्परेचर इसको कहाँ मिलता है? आकर स्क्रॉटम के अंदर मिलता है। इसलिए 7th मंथ में टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन से निकलकर स्क्रॉटम में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये टेस्टिस का लेंथ और विथ दिया हुआ है। लेंथ इसका होता है 4 to 5 सेंटीमीटर और विथ जो होता है 2-3 सेंटीमीटर होता है। ये याद रखना बहुत ही आसान है, ये कंटिन्यूअस नंबर है, 2, 3, 4, 5 है ना। 4, 5 लेंथ हो जाएगी एंड विथ हो जाएगा 2, 3। ठीक है, और जो टेस्टिस होता है ना, उसके आउटर लेयर को हम लोग, जैसे ये टेस्टिस है तो इसके ये जो बाहर वाली लेयर होती है ना, इस पे एक डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, इस तरह से घनी लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। एनसीईआरटी में बस ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि इस लेयर को कहते क्या है। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये जो टेस्टिस होता है ना, इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, और वो कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। लोब की तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से लोब की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, टेस्टिस के अंदर है इसलिए टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। 250 ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हर एक लोब्यूल के बारे में यहाँ पर बताया गया कि हर लोब्यूल में क्या होता है, 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या टर्म आया आपके लिए अब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर में क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, यानी एक एक लोब्यूल में कम से कम 1 या फिर 3 बहुत ही ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे 1 या 2। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि ये है आपका टेस्टिस, टेस्टिस का एक लोब है ये। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो लोब है, तो आप समझ सकते हैं ये सब कितना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये है आपका एक लोब और इसके अंदर 1 से लेकर 3, यानी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। ठीक है, आप देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो स्पेस बचा, ठीक है, इस स्पेस का क्या नाम होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ स्पेस कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, उन सेल्स का नाम क्या होता है, लेडिक सेल्स। आप देख रहे हैं कितना नया नया टर्म आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा स्लोली पढ़ना है। तो ये सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि टेस्टिस है, ये एक हमारे पास टेस्टिस है और इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्स हैं। ठीक है, उन लोब्स का नाम क्या है, टेस्टिस के अंदर ये लोब है इसलिए इसका नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, कितने होते हैं, 250 होते हैं। फिर अब एक लोब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक लोब के अंदर ये बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब वहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में इस तरह से स्पेस होता है जिसका नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसी सेल्स, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजेंस सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजेंस का मतलब होता है कि टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स। ठीक है, एंड्रोजेंस का क्या मतलब होता है, टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स। एग्जाम्पल के लिए आप याद कर सकते हैं यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन, आपने पढ़ा ही होगा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इसको क्या कहा जाता है कि लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियल स्पेस, लेडिक सेल्स, टेस्टोस्टेरॉन, सब कुछ क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, क्या बताया मैंने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, जो लोब है उनके अंदर
हर एक लोब में बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, जैसे ये आपके पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से क्या होते हैं, ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। क्यूबॉइडल सेल का नाम क्या है, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल क्यों कहा गया, क्योंकि यही वो सेल है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, इसलिए कहा गया इसको मेल जर्म सेल। ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। टर्म याद रखिए आप लोग, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाला सेल। दूसरा कैसा सेल होता है, कॉलमनार सेल्स होता है, यानी इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा, मतलब कि इस तरह से कॉलमनार सेल्स, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और इस कॉलमनार सेल्स का क्या नाम होता है, सर्टोली सेल। अब देखिए इसके बारे में, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म, ठीक है, ये तो आप लोगों को बताया ही मैंने कि यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोटिक और मियोटिक दोनों डिवीजन होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और माइटोटिक, दोनों तरह के डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ सर्टोली सेल्स के बारे में कि सर्टोली सेल्स क्यों होते हैं, देखिए सिर्फ सर्टोली सेल को दिखाती हूँ मैं। इस तरह से कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कि सर्टोली सेल्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जर्म सेल था यानी स्पर्मेटोगोनिया भी इसी के आसपास है, ठीक है, तो ये सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नर्स सेल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो सर्टोली सेल होता है ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, इनहिबिन। और इनहिबिन नाम से ही लग रहा है कि किसी चीज को इनहिबिट करेगा, तो किसको इनहिबिट करेगा, एफएसएच के प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है, डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। ये जो इनहिबिन है ना, ये फीमेल की बॉडी में भी सिक्रीट होता है, वहां पर भी बताएंगे कि इसको कौन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो मेल में कौन सिक्रीट करता है, सर्टोली सेल्स इनहिबिन को सिक्रीट करता है जो कि एफएसएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, क्लियर है, इनहिबिट्स एफएसएच, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है, इसका डायग्राम दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये एक, मैंने कहा था ना, दो दो टेस्टिस होते हैं, वन पेयर टेस्टिस, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। देखिए यहाँ पर इस वाले टेस्टिस को बहुत डिटेल में दिखाया है कि इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी दिखाया है, ठीक है। देखिए टेस्टिस के अंदर ये बहुत सारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स दिखाए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी लोब्यूल के अंदर मैंने आपको बताया हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उनके अंदर क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगे, सर्टोली सेल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, अब ये इस टेस्टिस से बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है। तो देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर नहीं निकलता है, मतलब कि ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये जितना भी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये किस चीज में ओपन कर जाता है, रीटा टेस्टिस में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना एक टर्म रीटा टेस्टिस, तो ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो अब ओपन करेगा किसमें, रीटा टेस्टिस, और वहां से किस में ओपन कर जाएगा, इनटू वास इफेरेंशिया, वास इफेरेंशिया, ठीक है। देखिए इस तरह से मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसके बाहर में अपना टेस्टिस है, ठीक है। तो यहां से ये इस तरह से ओपन करता है, ये रीटा टेस्टिस होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वास इफेरेंशिया, ये हो गया आपका रीटा टेस्टिस। फिर यहाँ पर आप समझ लीजिए इस तरह से, ये सारे हो गए आपके वास इफेरेंशिया,
फिर ये वास इफेरेंशिया जो है ये किस में ओपन कर जाता है, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। वास इफेरेंशिया ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। अब देखिए यहाँ पर एपिडिडाइमिस कहाँ है, यहाँ है। ये जो एपिडिडाइमिस होता है ना, ये टेस्टिस के पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है, यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए ये सारे इतने इतने सारे ये वास इफेरेंशिया, यहाँ से ये किस में ओपन कर गया, ये एपिडिडाइमिस में, ठीक है। यानी ये किधर है, टेस्टिस के पीछे है, ठीक है। एपिडिडाइमिस में ओपन कर गया। उसके बाद तो देखिए ये एपिडिडाइमिस हो गया। एपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है, एक लंबी ट्यूब में ये ओपन करता है और उसका नाम क्या होता है, वास डिफरेंशिया। देखिए ये लंबी ट्यूब जो यहाँ से जा रही है इसका नाम क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है। अब ये किस में ओपन कर जाता है, वास डिफरेंस में, ठीक है। अब देखिए तो ये यहाँ से ओपन किया वास डिफरेंस। अब ये देखिए ये कहाँ ओपन कर गया, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है ना, ये चीज है यूरिनरी ब्लैडर, नीचे की तरफ भी है यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ह्यूमन का मतलब जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसीलिए अब क्या हुआ, ये जो यहाँ से वास डिफरेंस निकला, ये जो यहाँ से ये वाली ट्यूब है वास डिफरेंस, ये किस में ज्वाइन कर गई, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चारों तरफ ऐसे लपटा जाती है बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है इसमें, अब देखिए उसके बाद जो है इसको एक डक्ट मिलती है, कहाँ से, सेमिनल वेजाइकल। देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए ये सेमिनल वेजाइकल दिख रहा है आप लोगों को, ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेमिनल वेजाइकल। यहाँ से ये जो होता है ये सीमन को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये सेमिनल वेजाइकल जो है ये भी इससे ज्वाइन कर जाता है, यहाँ से यूरिन, ये वास डिफरेंस आ रहा होता है, आ रहा होता है, तो सेमिनल वेजाइकल इसको ज्वाइन कर लेती है वास डिफरेंस को, ठीक है। और ये किस में ओपन कर जाती है, अब देखिए ये दोनों डक्ट यानी कि वास डिफरेंस और ये जो सेमिनल वेजाइकल की जो डक्ट आ रही थी, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, एक डक्ट इधर से आ रही है, एक डक्ट इधर से आ रही है, तो अब ज्वाइन करेगी तो कोई कॉमन डक्ट हो जाएगा, है ना। और उस कॉमन डक्ट का नाम क्या हो जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन डक्ट का नाम क्या हो जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस डक्ट का फॉर्मेशन किन दो डक्ट को मिलाकर हुआ है, वास डिफरेंस वाली को और सेमिनल वेजाइकल से जो डक्ट निकल रही थी, ठीक है। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है अब ये किस में ओपन कर जाएगा, देखिए ये क्या आ गया यहाँ पर, यूरेथ्रा। ज्वाइन कर लिया ना इसने एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी, तो यहाँ से ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन कर जाता है यूरेथ्रा में। और फिर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है नीचे, ठीक है। ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। ये यूरेथ्रा है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, इसी एक कॉमन डक्ट है ये यूरेथ्रा, यहीं से स्पर्म भी बाहर निकलता है और यहीं से यूरिन भी पास आउट होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये सारी डक्ट जो है ये यहाँ से निकली ऊपर गई, तो ये किसको लेकर जा रही है, टेस्टिस के अंदर बना है स्पर्म, वही स्पर्म जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। अब क्या हुआ है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, मैंने आपको बताया ना कि उसी के अंदर होता है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है तो अब स्पर्म को बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसीलिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ से डक्ट के थ्रू सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, यानी कि स्पर्म अब सारी डक्ट जो है वो स्पर्म को बाहर ले जाने में हेल्प करेंगी। तो अब जैसे जैसे जो डक्ट आती गई हैं वैसे वैसे इनका सीक्वेंस है, जैसे सबसे पहले उसको रीटा टेस्टिस मिलता है, फिर वास इफेरेंशिया मिलता है, उसके बाद एपिडिडाइमिस मिलता है। ये एपिडिडाइमिस जो है ये कुछ टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर्स स्पर्म। फिर एपिडिडाइमिस से ये वास डिफरेंस में जाता है, फिर वास डिफरेंस से अब ये किसको ज्वाइन कर लिया, यहाँ इसके बाद ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों ओर ऐसे
आ जाता है और फिर यहाँ पर इसको एक डक्ट मिलती है सेमिनल वेजाइकल से, ठीक है। तो सेमिनल वेजाइकल की डक्ट और ये वास डिफरेंस की डक्ट दोनों मिलाकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये ओपन कर जाती है इस यूरेथ्रा में, ठीक है। तब यूरेथ्रा से हमें पता है यहाँ से यूरिन भी पास आउट होगा और यहीं से स्पर्म भी पास आउट होगा, ठीक है। और यूरिन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है यूरिन। इस वजह से जो यहाँ से, अब देखिए अकेला स्पर्म बाहर नहीं निकलता है। देखिए यहाँ पर होता है क्या, सीमेन जो होता है ना, एक्चुअली यहाँ पर आप इसे ऐसे लिखिए, सेमिनल प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, सेमिनल वेजाइकल एक लिक्विड को यहाँ पर स्टोर करके रखता है। उस लिक्विड का नाम क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। और मैंने आप लोगों को जब इंसेमिनेशन पढ़ाया था उसमें क्या कहा था कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म की जगह पर आप इस तरह से समझिए कि सीमेन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यानी लिक्विड चीजें बाहर निकलती हैं और उस सीमेन में होता क्या क्या है, सेमिनल प्लाज्मा होता है, यानी कि सेमिनल डक्ट से जो, सेमिनल वेजाइकल से जो चीज आ रही है यानी सेमिनल प्लाज्मा और प्लस स्पर्म। और स्पर्म कौन लेकर आ रहा था, वो वास डिफरेंस, ठीक है। ये और ये यानी इसका जो भी सिक्रीशन है वो और इसका जो भी सिक्रीशन है वो, इसका सिक्रीशन है स्पर्म, इसका है सेमिनल प्लाज्मा। तो बाहर क्या चीज निकलेगा, सीमेन निकलेगा, दोनों को मिलाकर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीमेन होगा ना ये भी किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूरिन भी इसी डक्ट से पास आउट हो रहा है यूरेथ्रा से, इसीलिए यूरिन जो है इसको एसिडिक नेचर का बना देगा सीमेन को, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर अभी आगे बताऊंगी कि क्या है, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को एसेसरी डक्ट। मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। रीटा टेस्टिस यानी यहाँ पर आप ऐसे समझिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल opens into rita testis, then into efferentia, then in epididymis, then in vas deferens, and vas deferens receives duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. इस कॉमन डक्ट का नाम है। ejaculatory duct का फंक्शन क्या है, इट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। ejaculatory duct जो है वो स्पर्म को बाहर कहाँ से ट्रांसफर करता है, यूरेथ्रा की थ्रू बाहर ट्रांसफर करता है। आप डायग्राम देखेंगे और एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। देखिए ह्यूमन मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, पेनिस है, ठीक है। यूरेथ्रा का डायग्राम आप लोगों को दिखाया था ना कि इस तरह से यहाँ पर यूरेथ्रा था, ठीक है, और इसकी ओपनिंग थी यहाँ पर यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। तो ये जो यूरेथ्रा ऊपर से आ रहा होता है ये यूरेथ्रल मिएटस में ओपन करता है थ्रू, यहीं पर क्या होता है, पेनिस। पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा जो है वो बाहर की तरफ ओपन होता है, ठीक है। और ये जो पेनिस होता है ये स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। वहाँ यहाँ आप लोगों को बहुत सारे टिश्यूज के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है। और ये टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है, ये इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस के, ठीक है। पेनिस का जो होता है इनलार्ज्ड एंड जो होता है पेनिस का, उसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस, यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ पार्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। और ये कवर्ड होता है किससे, फोर स्किन से। इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, ग्लांस पेनिस एंड फोर स्किन, ठीक है। ग्लांस पेनिस क्या होता है कि पेनिस का जो वो बर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। और फिर उसके ऊपर जो एक स्किन से वो कवर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, फोर स्किन, ठीक है। तो ये सब कुछ था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। नेक्स्ट वन इज एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला आता है सेमिनल वेजाइकल, जो वहां बता रही थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में कि वहां से सेमिनल वेजाइकल की डक्ट ज्वाइन करती है, ठीक है। वो सब है क्या, ग्लैंड, क्योंकि वहां से हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होना है, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट हो रहा था ना। सेमिनल वेजाइकल जो होता है वो दो बने हुए थे, इस तरह से ये लीफ की तरह से स्ट्रक्चर था ना, दो होते हैं, ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेमिनल वेजाइकल। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डायग्राम में उन्होंने बहुत कुछ बताया है, ठीक है। तो डायग्राम आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा सेमिनल वेजाइकल पेयर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ना उसका जो 60% पोर्शन है वो यही स्टोर करके रखता है, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो 60% सेमिनल प्लाज्मा का इसमें होता है सेमिनल वेजाइकल में, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर होते हैं और इनोसिटॉल शुगर होते हैं। ये सब किस चीज़ के लिए होते हैं, एनर्जी के लिए। किसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, ये स्पर्म की, ठीक है, क्योंकि फाइनली ये सारी चीज़ें स्पर्म में ही जाने वाली हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जैसे एक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, यूट्रस के अंदर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब एक तो होता है कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही होती है, ठीक है, जैसे खाना माउथ के थ्रू नीचे की तरफ आता है, इंटेस्टाइन और फिर नस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसको कहते हैं ना, पेरिस्टाल्सिस हो जाता है वो, ठीक है। और यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, स्पर्म का रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो कहाँ रिलीज होगा, पेरिस्टाल्सिस फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज होगा, ठीक है। और फिर वहां से उसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि जहां पर ओवम है, तो ओवम तो ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है, और ओवरी ऊपर की तरफ होता है, इसलिए उसको नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा स्पर्म को, ठीक है। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ स्पर्म को जाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या हो गया, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। और ये कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, फिब्रिनोजेन सिक्रीट होता है, ठीक है। फिब्रिनोजेन कोगुलेशन के लिए होता है, ठीक है। तो जब वजाइना में सीमेन का रिलीज हो जाता है, सीमेन जब वजाइना में रिलीज हो जाता है, तब वहां पर उसके कोगुलेशन में हेल्प करता है कौन, फिब्रिनोजेन, ठीक है। और वो कहाँ से रिलीज होता है, सेमिनल वेजाइकल से। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। आप जब उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको वहां पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे बना हुआ था, आपको इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड का ऐसे डायग्राम दिखेगा एक। देखने में ये भले ही दो की तरह लग रहा हो, लेकिन ये होता सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है। डायग्राम में आपको लगेगा कि दो है, लेकिन वो दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। इसमें जो होता है सेमिनल प्लाज्मा का 25% पोर्शन जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि सीमेन का जो कलर होता है, मिल्की वाइट कलर, वो इसी की वजह से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ग्लैंड आता है आपका कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये भी पेयर्ड होता है, ठीक है। छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, मैं भी आपको डायग्राम में वापस से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें अब बचा कितना, 15% पोर्शन बचा, तो सेमिनल प्लाज्मा का 15% पोर्शन इस ग्लैंड में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। फंक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और पेयर्ड है या सिंगल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉपर ग्लैंड का एक और काम होता है, जो यूरिन का जो एसिडिक ट्रेस है ना, मतलब इस यूरिन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो सीमेन जो होता है वो भी एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, ताकि सीमेन जो हो वो एसिडिक नेचर का ना हो पाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज एसिडिक ट्रेस ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरेथ्रा में जो एसिडिक ट्रेस है यूरिन का, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया आपका एसेसरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम है ना, इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सेमिनल वेजाइकल हो गया पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये है ना, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये होता है सिंगल, ठीक है। और मतलब ये हो गया पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और देखिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इसके अंदर में इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, ये, तो ये होता है सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया आपका पूरा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।